कहाँ तक पढ़ा दिया बताना। क्या लास्ट इलस्ट्रेशन मैंने आपको इंटीग्रेशन वाला कराया था? मैंने आपको बोला था कि भाई साहब इंटीग्रेशन की मदद तब ली जाती है जब अपने को लगे कि इसे अनंत भाग में तोड़ लिया जाए। इसे अनंत भाग में मैंने एक बात आपको और सिखाई थी कि अपन ने बोला रॉड को तोड़ने का तरीका एक्स पे जाके हमने उसे तोड़ लिया। याद करो मैंने वो भी चीज सिखाई थी कि सेंटर ऑफ चार्ज नामक कोई चीज याद है कि भूल गया है? उसी पे एक और अच्छा सवाल कराता हूँ, आइए देखते हैं। आइए सन्नाटों के सरदार, मान लो मैं आपको बोलूँ एक रिंग है जिसपे चार्ज लैम्डा कूलम पर मीटर। कितना है? थोड़ी सी रफ्तार तेज रख रहा हूँ, आज पागल हो गया हूँ मैं, पढ़ाने का जोश आ गया है मुझे। ये चार्ज क्यों लैम्डा कूलम पर मीटर, कोई मस्ती नहीं, आज पागलों की तरह पढ़ेंगे। लैम्डा कूलम पर मीटर ये आर ये क्यू, क्या मेरी बात क्लियर? क्या ये वाली रिंग इस क्यू पे फोर्स लगाएगी या नहीं लगाएगी? लगाएगी लगाएगी। अच्छा अब पुरानी बात याद करो, रिंग को तोड़ने का तरीका। पहले तो क्या बिना तोड़े सवाल हो सकता है क्या? बिना तोड़े सवाल होने वाला क्या? हमें रिंग को अनंत भागों में तोड़ना पड़ेगा। रिंग को तोड़ने का तरीका क्या होता था? थीटा पे जाके कर देखा, ट्राई कर। अच्छा सवाल है, टफ, मुझे पता है, मुझे ही बताना है। चलो मैं बताता हूं, पहली बार है, अगली बार जब आए ऐसे सवाल पूरी फिजिक्स में कई बार आएंगे। रॉड को तोड़ने का तरीका क्या था? रॉड। दीज आर स्टैंडर्ड फॉर्मेट्स ऑफ इंटीग्रेशन जो यूज ली जाती है फिजिक्स में। रॉड को तोड़ने का तरीका, रिंग को तोड़ने का तरीका होता है थीटा पे जाके। आज तो दो ही करा रहा हूं, अगले एक दो लेक्चर में बहुत सारी फॉर्मेट और कराऊंगा। भाई साहब फॉर्मेट लें, थीटा पे जाके डी थीटा, थीटा पे जाके डी थीटा का एलिमेंट ले ले। ठीक भाई, इस डी थीटा एलिमेंट की लेंथ क्या है? डी थीटा। क्या इसमें डी क्यू चार्ज हुआ? लेमडा डी थीटा। अरे कितना? लेमडा क्या होता था? क्या लेमडा कूलम पर मीटर? तो इसमें लेंथ कितनी हुई? लेमडा आर डी थीटा। तुम्हें समझ? क्या छोटा सा चार्ज है, क्या पॉइंट चार्ज माना जा सकता है? कैसे माना जा सकता है? पॉइंट चार्ज। लो भैया बहुत बढ़िया, यानी कि सिचुएशन ऐसी है कि एक डी क्यू चार्ज यहाँ रखा है और उससे आर दूरी पे थीटा एंगल पे एक क्यू चार्ज रखा है। इस डी क्यू की वजह से जो फोर्स इधर आएगा डी एफ, वो वैल्यू आएगी के क्यू डी क्यू। डी क्यू की वैल्यू लेमडा आर डी थीटा अपॉन आर स्क्वायर। फिर तो ये समझ आया? मुझे लगा तुम्हें आया नहीं आया? अच्छा अब एक नई चीज सीखने लायक सुने। असलियत में इंटीग्रेशन करता क्या है? जो सांप है असलियत में वो करता क्या है? वो होता है fx dx। फील करें, वैसे आप सब लोग ये जानते हो, फिर भी मैं आपको बता दूं व्हाट इंटीग्रेशन डू। सपोज यू हैव अ फंक्शन y एज अ फंक्शन ऑफ x एंड दिस इज x, सो व्हाट इट विल डू, इट इज fx dx। इट इज एरिया अंडर द कर्व। इट इज ये एरिया जोड़ता जाता है। इसकी कोई भी ऐसे टेढ़ा मेढ़ा अगर कर्व है तो उसका एरिया कैसे निकालें? कैसे बहुत छोटे छोटे रेक्टेंगल में तोड़ लें और सभी रेक्टेंगल का एरिया जोड़ लें। क्या ये y होता है जिसे अपन fx बोलते हैं? fx इंटू डी एक्स प्लस एफ एक्स इंटू। तो इंटीग्रेशन कर क्या रहा है? इंटीग्रेशन के बहुत छोटी टर्म को तोड़ के जोड़ रहा है अनंत बार। कितनी बार? और जितनी बार आप तोड़ के जोड़ोगे क्या उतनी एक्यूरेसी आएगी? तुझे इंटीग्रेशन की फील आती नहीं आती? आती है ना? उसकी मैथमेटिकल फील है। सो यू हैव अ टूल which gives you summation of infinite terms, which gives you summation of that is integration. So wherever it is required in physics, जैसे हमें लगा कि साले से इसके छोटे छोटे टुकड़े कर दो, छोटे और हर छोटे इसकी वजह से इस पर फोर्स निकाल लो और फिर उन्हें क्या आंसर आ जाएगा। बट देयर इज अ कैच। क्या कैच है? कि फिजिक्स में जिस चीज को आप जोड़ रहे हो उसे देखो वो वेक्टर है या, क्योंकि इंटीग्रेशन स्केलर जोड़ता है। अरे यार क्या जोड़ता है? वो 2 + 2 4 देता है, वो 2 + 2 2√2 नहीं देता। अरे यार ट्राई एंड अंडरस्टैंड। जब आपने सेंटर ऑफ मास में जोड़ा तो सेंटर ऑफ मास स्केलर था, कोई टेंशन वाली बात। जब आपने मोमेंट ऑफ इनर्शिया में जोड़ा तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया स्केलर क्वांटिटी थी, आपको कोई दिक्कत। पर आप जब आप इलेक्ट्रोडायनेमिक्स में घुसे हो तो आप इलेक्ट्रिसिटी फोर्स जोड़ोगे, इलेक्ट्रिक फील्ड जोड़ोगे, मैग्नेटिक फील्ड जोड़ोगे, टॉर्क जोड़ोगे। ये कैसी क्वांटिटीज है? वेक्टर क्वांटिटीज में 2 + 2 4। अरे वो तो एंगल पे डिपेंडेंट है। तो हमें सोचना पड़ता है कि क्या हम कोई गलती तो नहीं कर रहे। मान लीजिए कि इस पर्टिकुलर, इससे पहले वाला जो सवाल था जो मैंने लास्ट टर्न पे कराया, उसमें एक रॉड थी। क्या थी? एक रॉड पे हमने एक एक्स पे जाके dx का एलिमेंट लिया था और यहाँ फोर्स लिखा था। बोलिए सॉल्व नो।
जब मैंने इस एलिमेंट को चेंज करा तो ये डायरेक्शन चेंज हुई कि वही रही? चेंज हुई, वही रही। तो डायरेक्ट इंटीग्रेट करने में कोई बुराई क्योंकि ये स्केलर की तरह जुड़ रहा है। हाँ, फोर्स वेक्टर है पर यहाँ पे क्या स्केलर की तरह जुड़ रहा है, इसलिए इंटीग्रेट करते वक्त कोई तकलीफ नहीं। पर आज तकलीफ है क्योंकि व्हेन यू विल चेंज द एलिमेंट, क्या डायरेक्शन चेंज? तुम ऐसे डायरेक्ट इंटीग्रेट कैसे कर सकता है? तो 2 + 2 4 देता है तो। अरे यार, सो व्हेनेवर यू विल इंटीग्रेट अ क्वांटिटी इन फिजिक्स, either it is electric field, magnetic field, electrostatic force, magnetic torque, electrostatic torque, बहुत सारी चीजें और जो आप करोगे इलेक्ट्रोडायनेमिक्स में, उन सब में जब आप वेक्टर को जोड़ रहे हैं तो ध्यान दो कि ऑन चेंजिंग द एलिमेंट क्या डायरेक्शन इज चेंजिंग और फिक्स्ड? if it is changing, then take two components, always. This is df cos theta and this is df cos theta and df. अब तो जितने भी फोर्स आएंगे क्या उसका हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट df cos theta ही होगा? क्या होगा? तो लिखा गया हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ नेट फोर्स इज इंटीग्रेशन df cos theta and vertical component of df sin theta. अरे गॉट माय पॉइंट? मुझे लगा इन तुम्हें आया कि नहीं आया? ऐसा कब करते हैं? अगर आप मोमेंट ऑफ इनर्शिया जोड़ोगे तो ऐसा करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ऐसा तब करना पड़ सकता है जब जिस क्वांटिटी को आप जोड़ रहे हो वो वेक्टर हो। क्या हो? तो मैं खाली इलेक्ट्रोस्टैटिक्स नहीं सिखा रहा हूं आपको, मैं आपको एक कॉमन सेंस की बात सिखा रहा हूं जो पूरी फिजिक्स में काम आएगी कि when there is a possibility of integrating a quantity which is a vector, then make sure on changing the element, if direction is changing, then take two components, one is horizontal and one is vertical, and integrate them separately. I hope that in future you will keep this thing in mind. Yes or no? तो हम सिर्फ इलेक्ट्रोस्टैटिक्स नहीं कॉन्सेप्ट सीख रहे हैं। जिस दिन इलेक्ट्रोस्टैटिक्स खत्म होगी, वास्तविकता में उस दिन मैग्नेटिज्म के 20% कॉन्सेप्ट खत्म हो चुके होंगे क्योंकि वो सिमिलर टाइप के ही आएंगे। क्या मेरी बात क्लियर है? इसीलिए मैंने आपको पहले भी बोला है कि जिस दिन 50% सिलेबस खत्म होगा ना 12th का, असलियत में उस दिन 75 या 70% खत्म हो चुका होगा वास्तविकता में कॉन्सेप्ट, क्योंकि पहले ही आ चुके होते हैं। खैर, इंटीग्रेशन df cos थीटा, इंटीग्रेशन df sin थीटा। df की वैल्यू कितनी है? k q लैम्डा बाई r d थीटा। तो क्या यार देखो, k q लैम्डा बाई r इंटीग्रेशन cos थीटा d थीटा, f वर्टिकल इज k q लैम्डा बाई r इंटीग्रेशन sin थीटा d थीटा। बोल यस और नो? अरे यस और नो? अब बोल, अगर पूरी रिंग कवर करनी है तो क्या लिमिट थीटा की लगानी है? थीटा की लिमिट बोल। 0 से ओ हो 0 से पाई कॉस थीटा का इंटीग्रेशन साइन 0 साइन पाई। अरे नहीं आया? मेक सेंस? क्या कॉस थीटा इधर आया? सोचिए इधर है, इसका कंपोनेंट इधर, जब ये एलिमेंट इधर होगा तो क्या इधर आएगा? तो क्या हॉरिजॉन्टल कट जाएंगे? तो क्या 0 आना चाहिए? जो पढ़ा जो समझा बिल्कुल। अरे नहीं आया कि नहीं आया? df sin थीटा k q लैम्डा बाई r माइनस कॉस थीटा कॉस पाई -1 कॉस 0 1 2 कितना? आंसर आया 2k q लैम्डा बाई r। अरे यार, मैं तो कह रहा हूं ये रिंग अगर पूरी सेमी सर्कल ना होकर क्वार्टर होती तो क्या हम लिमिट 0 to π/2 लगाते? अरे 60 डिग्री की होती तो भी क्या लगाते? कोई खास बात? कॉन्सेप्ट तो समझ आया? मैंने 2-3 चीजें सिखाई इस सवाल में, सिर्फ सवाल नहीं, लिमिट लगाना, हाउ टू इंटीग्रेट वेक्टर क्वांटिटीज, ये कॉन्सेप्ट सीखे हम, और रिंग को तोड़ने का तरीका थीटा पे जाके d थीटा। एंड व्हेनेवर वी हैव टू इंटीग्रेट वेक्टर क्वांटिटी देन वी नीड टू थिंक कि भाई कहीं एलिमेंट चेंज करने पर डायरेक्शन तो चेंज नहीं हो रही, अगर हो रही है तो फिर हम उसे तोड़ के जोड़ना। फिर आएंगे हम इस पे, अभी ज्यादा पैपे नहीं कर रहा, फिर इलेक्ट्रिक फील्ड में बहुत पैपे करेंगे, तब और अच्छे इंटीग्रेशन कराऊंगा। क्या पिक्चर क्लियर है? यस सर। अभी के लिए इतना। हे भगवान, क्या कह रहा है? उधार लिया क्या? चलिए आइए, तो ये 2 इंटीग्रेशन के सवाल थे। किसके थे?
मैंने आपको अभी तक पढ़ाया कि भाई साहब इलेक्ट्रोडायनेमिक्स में चार्ज की स्टडी होती है, चार्ज में 2-3 बातें बता दी आपको, रेस्ट, मूविंग और अपने एक्सेलरेटिंग, उस पर अलग बात बता दी। फिर हमने चार्ज की प्रॉपर्टी पढ़ी, फिर हमने कूलम्स लॉ पढ़ा, कूलम्स लॉ में हमने बेसिक बातें पढ़ी, उसकी बहुत सारी चीजें पढ़ डाली। एक्शन रिएक्शन पेयर है, सेंट्रल फोर्सेज होते हैं, डायरेक्शन सेम और अपोजिट होता है, मैग्नीट्यूड इक्वल होता है भाई साहब, इसीलिए एक्शन रिएक्शन पेयर इसको कहते हैं। के क्यू इनटू बाय आर स्क्वायर मीडियम पर डिपेंड करता है, दो के बीच का जो इंटरेक्शन फोर्स हो, तीसरे के होने नहीं होने से कोई फर्क नहीं पड़ता, कंजर्वेटिव फोर्स होता है। फिर हमने उसमें सवाल करे, सिंपल मैंने आपको वेक्टर फॉर्म भी सिखाई। क्या सिखाई? के Q1 Q2 आर वेक्टर बाई मॉड ऑफ आर वेक्टर का क्यूब, आर वेक्टर का हेड वहां पे होता है जहां पे फोर्स। मैं रिवाइज इसलिए करा रहा हूं आपको, मुझे ये सब सो मत। के Q1 Q2 आर वेक्टर का बाई मॉड ऑफ आर वेक्टर में आर वेक्टर का हेड कहां होता है? जहां पे फोर्स। Q1 Q2 को कैसे रखते हैं? जब भी 3D में चला जाएगा क्या वेक्टर फॉर्म यूज करेंगे? अगर 2D में रहेंगे तो मैग्नीट्यूड लिखेंगे के Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर और क्या डायरेक्शन बुद्धि से निकालेंगे। यहाँ तक की बातें हम कर चुके थे। उसके बाद हमने बोला कि भाई साहब अपन जो इंटीग्रेशन पे सवाल करते हैं, किस पे करते हैं? बेसिकली अपने मैथ्स वाले सवाल करें, कुछ अपने सीरीज वाले करें, LN2 वाले करें, इंटीग्रेशन वाले करें, यस और नो? क्या मेरी बात क्लियर है? और बात करते हैं कुछ बेसिक सवाल की। एक सवाल काइनेमेटिक्स से मिला के बताता हूँ आपको, देखिए सिंपल। देखो मान लो मैं आपको बोलूं कि आप एक पार्टिकल है Q1 जो फिक्स्ड है। क्या है? फिक्स्ड। हॉरिजॉन्टल प्लेन है, फ्रिक्शनलेस। हॉरिजॉन्टल प्लेन है, फ्रिक्शनलेस। हॉरिजॉन्टल प्लेन है, फ्रिक्शनलेस। इस Q1 से R1 दूरी पर, कितनी दूरी पर? R1 दूरी पर एक Q2 चार्ज रखा है जिसका मास m है। मान लो कि उसको रिलीज कर दिया गया। क्या कर दिया गया? सपोज इट इज रिलीज्ड। इफ इट इज रिलीज्ड, इफ इट इज, क्या ये राइट की लेफ्ट? दोनों पॉजिटिव हैं। ये किधर भागेगा? पक्की बात? फोर्स कांस्टेंट रहेगा कि चेंज होगा? फोर्स कांस्टेंट होगा, चेंज होगा? पक्की बात? तो आपसे पूछा गया कि जब ये R2 दूरी पर पहुंच जाएगा तो इसकी रफ्तार क्या होगी। अब याद कर, तूने काइनेमेटिक्स में पढ़ा था फोर्स वेरिएबल का मतलब एक्सेलरेशन वेरिएबल। क्या एक्सेलरेशन वेरिएबल के सवाल आते हैं? क्या तेरे को एक्सेलरेशन एज ए फंक्शन ऑफ एक्स के सवाल आते हैं? राइट, इट इज प्योर काइनेमेटिक्स। हाँ भाई, R1 R2 इधर देखो। चलो, जब ये यहां से यहां चलेगा तो इस पर फोर्स क्या Q1 लगाएगा? फिर बेकार रिस्पॉन्स कौन लगाएगा? Q1। क्या वो फोर्स, मान लेते हैं कि यहां से दूरी x है, कितनी है? तो क्या वो फोर्स है के Q1 Q2 बाई एक्स स्क्वायर। के Q1 Q2 बाई, जैसे जैसे दूर चलेगा x बढ़ेगा, क्या फोर्स घटेगा? तो फोर्स वेरिएबल है, मतलब एक्सेलरेशन भी वेरिएबल है। मतलब इस पार्टिकल पे लगने वाला एक्सेलरेशन क्या? के Q1 Q2 बाई m बाई एक्स स्क्वायर। बोल यस और नो? क्या एक को लिखा जा सकता है v dv बाई dx? तुम्हें दूर दूर तक कुछ भी याद? यहाँ तक इलेक्ट्रोस्टैटिक्स है। उसके बाद ये क्या है? क्या है? मैकेनिक्स, काइनेमेटिक्स बेसिकली। अब v dv बाई dx, क्या v dv बराबर, ध्यान से देखो तो लिखा गया k Q1 Q2 बाई m dx बाई एक्स स्क्वायर। लिमिट लगाई जाए इधर, जब अपन R1 पे थे तो अपनी रफ्तार थी 0, तब अपन थे R1 पर, जब अपन R2 पर पहुंचे तो अपनी रफ्तार क्या v, क्या वही निकालना मेरा धर्म है? क्या यहाँ पे v का इंटीग्रेशन है v स्क्वायर बाई 2? बेकार रिस्पॉन्स क्या है? v स्क्वायर बाई 2 इक्वल्स टू k Q1 Q2 बाई m 1 बाई एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन -1 बाई एक्स। कितना? -1 बाई एक्स में लिमिट लिखोगे तो आएगा 1 बाई R1 -1 बाई R2। कोई बुराई वाली बात? क्यों ना 2 को इधर ले आए और क्यों ना v का रूट ले लें। क्या आंसर समझ आया है तुम्हें? दूर दूर तक समझ आया नहीं आया? कौन सा चैप्टर था ये? काइनेमेटिक्स। कौन सा था? हालांकि इस सवाल का वन लाइन सॉल्यूशन बताऊंगा मैं आपको जब इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी पढ़ाऊंगा। क्या पढ़ाऊंगा? इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी पढ़ाऊंगा तो एक लाइन में सॉल्यूशन आ जाएगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। पर अभी अपने को ये आना चाहिए जो पढ़ाया जा रहा है। ये देख, रफ्तार तेज आ जाओ इधर फटाक से। क्या मेरी बात क्लियर है? कुछ बेसिक इलस्ट्रेशन, कुछ बेसिक सवाल जो आपको समझ में आ जाएगा। हाँ यार, ऐसे सवाल आ सकते हैं। सुन, मैं आपको बोलूं कि ये Q1 चार्ज है। क्या है? यहाँ फिक्स कर रखा है धरती पे। बोला Q2 चार्ज कितने ऊपर रखूं कि इक्विलिब्रियम में आ जाए? क्या mg इक्वल्स टू k Q1 Q2 बाई एच स्क्वायर। मैं कह रहा हूँ इस सिस्टम अगर अपन इंक्लाइन प्लेन पे रख दें, क्या सवाल कर सकते हो?
अरे क्या के क्यू वन क्यू टू बाई आर स्क्वायर शुड बी इक्वल टू mg sin थीटा? अरे नहीं आया। मैं तो कह रहा हूँ कभी स्प्रिंग लगा दो और बहुत सारी चीजें टाइम पास कर लेते, स्प्रिंग लगा दो। ये करा नहीं रहा हूँ मैं, इतने आसान सवाल समझना अच्छे से। इसमें चार्ज Q1 दे दिया, यहाँ पे Q2 चार्ज फिक्स कर दिया, ये दूरी दे दी, बताओ कितना कंप्रेशन आ जाएगा? क्या Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर इक्वल टू kx? मैं तो कह रहा हूँ फ्रिक्शन भी लगा दो तो क्या म्यू mg भी आ जाएगा, यहाँ पे भी लगा दो तो कोई दिक्कत वाली बात। ऐसे छोटे मोटे सवाल मिला सकते हैं, आपको पता होना चाहिए इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है Q1 Q2 बाई। हालांकि मैं सब में सब कुछ बताऊंगा, पर फिर भी आप सब लोग जानते हो कि जो अपना एक प्रोटॉन होता है, प्रोटॉन के आसपास जो अपना जेडी चार्ज होता है, उसके आसपास जो इलेक्ट्रॉन घूमता है, वो इलेक्ट्रॉन घूमता है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स की वजह से। ये इलेक्ट्रॉन को जो अपना सेंट्रीपिटल फोर्स देता है वो कौन देता है? इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। क्या पर लिखा जाता है KZE इंटू ई अपॉन आर स्क्वायर इक्वल्स टू mv स्क्वायर बाई आर। अरे हाँ ना बोल यार, क्या अपने बोर मॉडल का फर्स्ट पॉस्टुलेट यही है? सेकंड जो स्टेबल ऑर्बिट होता है वो क्या mvr इक्वल्स टू nh/2π, मतलब एंगुलर मोमेंटम इक्वल्स टू nh/2π, वो तो सेकंड वाली बात है। क्या बिल्कुल सिंपल सवाल है जिनकी वजह से अपना r का वैल्यू, अपनी e की वैल्यू, अपने वेलोसिटी की वैल्यू आती कि नहीं आती? r की वैल्यू 0.5292 n स्क्वायर बाई z, अरे आती कि नहीं आती? -13.0 स्क्वायर बाई n स्क्वायर, और कितनी 2.10 बाई n। अरे कुछ नहीं याद है तुम्हें? याद है कि नहीं याद है? जिस दिन मेरी पता याद हो जाए उस दिन समझ लेना तुम सेलेक्ट हो जाओगे, फिर तो हमारा नहीं होने वाला है। पहले तो पीछे इसलिए खुश रहते हैं, कोई बात नहीं, इसको तो आता है। मेरे आने से काम चलने वाला क्या? ऐसे बहुत सारे सवाल बनाए जा सकते हैं छोटे छोटे। इट इज ए सिंपल फोर्स एप्लीकेशन। मैं आपको थोड़े अच्छे कराऊंगा, इतने लल्लू कराने वाला नहीं। क्या बिल्कुल बेसिक है? अरे हाँ ना बोल यार, है ना? सिंपल। Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर इज ए सिंपल फोर्स, और जहां जहां फोर्स पड़ा था वहां इसे अप्लाई करा जा सकता है। बेसिक मैकेनिक्स आपको आनी क्या है इसमें? क्या दिस इज सेंट्रीपिटल फोर्स? क्या सर्कुलर में चलते तो क्या सेंट्रीपिटल फोर्स चाहिए होता है? क्या यहाँ पे सेंट्रीपिटल फोर्स इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स प्रोवाइड कर रहा है? जो आपने एटॉमिक स्ट्रक्चर पढ़ा था अभी 11th में। अरे यार 11th में एटॉमिक स्ट्रक्चर पढ़ा था ना, आया कि नहीं आया? मैं आपको इसे थोड़े वाले अच्छे वाले सेगमेंट पे ले जाता हूँ। हेडिंग डालें इक्विलिब्रियम ऑफ चार्जेस। 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 अब सुनो, जैसे मान लो मैं आपसे एक सवाल पूछूं कि आपके पास एक चार्ज है Q, क्या है? और एक चार्ज है 4Q, और इन दोनों के बीच की दूरी है L, कितनी है? अच्छा, ये दोनों फिक्स्ड हैं, ये दोनों फिक्स्ड हैं, जीवन में कोई तकलीफ नहीं है, चिपकाए हुए हैं, बोलो क्लियर? एक थर्ड चार्ज है, चार्ज Q मास M, बोलो क्लियर? हमारे पास है। बताओ उसको पूरी दुनिया में कहाँ रखूं कि वो इक्विलिब्रियम में हो? अच्छा, पूरी दुनिया में ऐसी कितनी पोजीशन आ सकती है? मेरा सवाल चमका भाई। दो चार्ज है Q और 4Q, इन दोनों के बीच की दूरी L है, ये फिक्स है। एक तीसरा चार्ज है चार्ज Q और M, चार्ज Q और, बताओ उसको कहाँ रखूं? बताओ उसको कहाँ रखूं? पूरी दुनिया में कहीं पे भी रख सकता है कि वो इक्विलिब्रियम में रहे। क्या मेरा सवाल सबको चमका है? अरे हाँ ना तो बोलो। क्या मेरा सवाल सबको क्लियर है? चलो बोलो। हैं? अच्छा बताओ, इस बात का एक ही आंसर है कि 1 2 3 अनंत? बोलो 1 2 3 अनंत, 1 2 3 अनंत, 1 2 3 अनंत। पहली बात, अगर तीसरे चार्ज पे फोर्स 0 होना है, अगर तीसरे चार्ज पे, तो क्या उस पे दोनों तरफ दो चार्जेस की वजह से फोर्स लगेगा? क्या वो अपोजिट होना चाहिए? मतलब क्या कोलिनियर होना चाहिए? कोलिनियर सिर्फ और सिर्फ तब हो सकता है जब ये चार्ज इसी लाइन पे रखा हो।
दुनिया में और कहीं रखा होगा तो फोर्स कोलिनियर नहीं होगा। क्या ये चमका? दो फोर्सेस का कोलिनियर, ऐसे कोलिनियर होना जरूरी है, मतलब एक लाइन में होना जरूरी है, लीनियर होना जरूरी है। वो तभी हो सकता है जब मैं इस चार्ज को इसी लाइन पे कहीं रखूं, वरना तो कहीं पे भी ऐसा होना पॉसिबल नहीं है। तो पहली बात, वो पोजीशन इसी लाइन पे आ सकती है। इस लाइन के हमने 3 हिस्से करे, लेफ्ट बीच राइट। लेफ्ट बीच, मान लो आपने यहाँ पे रखा प्लस क्यू, इसकी वजह से फोर्स उधर, उसकी वजह से भी इधर, पॉसिबल नहीं है। यहाँ रखो, क्यू रखा, इसकी वजह से इधर, इसकी वजह से इधर, पॉसिबल? क्या आंसर बीच में ही पॉसिबल है? क्यू इसकी वजह से इधर, इसकी वजह से इधर, क्या बराबर हो सकता है? ये दूरी मान ले x, ये दूरी मान ले, चलो इसकी वजह से फोर्स लिखें k क्यू क्यू बाई एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू k 4 क्यू क्यू बाई L माइनस एक्स का होल स्क्वायर। k क्यू ने k क्यू को मार दिया, L माइनस एक्स इक्वल्स टू 2x। दोनों तरफ रूट ले लिया, दोनों तरफ, अरे नहीं आया, तो x की वैल्यू कितनी निकल के आई? L/3। कितनी निकल के आई? कितनी निकल के आई? मतलब बीच में रखा जाएगा, पर बीच में कहाँ पे? L/3 पे। तुम्हें दूर दूर तक समझ आया नहीं आया? अरे सोच लो। अच्छा ध्यान से देखो, इस आंसर पर क्या फर्क पड़ता अगर मैं चार्ज Q की जगह माइनस Q लेता? इस आंसर पर क्या फर्क पड़ता अगर ये माइनस Q होता? क्या फर्क पड़ता? कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर ये माइनस होता तो इधर ये दोनों इधर होते तब भी पॉसिबल, इधर माइनस होता तो ये दोनों इधर होते तब भी पॉसिबल। क्या यहाँ पे होता तो क्या पलट लेते? तो क्या आंसर यही आता? मुझे लगा नहीं तुम्हें आया। तो क्या दिस आंसर इज इंडिपेंडेंट ऑफ नेचर ऑफ क्यू? नहीं आया। दूसरी बात, मान लो मैं इस क्यू के मैग्नीट्यूड को डबल कर देता तो क्या फर्क पड़ता? तो क्या फर्क पड़ता? कोई फर्क? अरे वो तो कट रहा है भाई, कोई बुराई। तो दो फिक्स चार्जेस के बीच में जो इक्विलिब्रियम आता है उसका आंसर क्या? इंडिपेंडेंट ऑफ क्यू होता, इंडिपेंडेंट ऑफ नेचर और मैग्नीट्यूड। पहले था जो बोला चमका, इंडिपेंडेंट ऑफ क्यू, नेचर और मैग्नीट्यूड। तुझे मेरी बात समझ? अब मेरे को एक बात है, क्या ये सवाल कराऊं या तुझे समझ आ रहा है? रुक जाएगा। अगर ये माइनस क्यू होता और ये माइनस 16 क्यू होता, क्या तीसरा चार्ज कहाँ रखा जाता? कहाँ? कहाँ? सोच लो। कोई बुराई? क्या सवाल कर सकता था? उतार। माइनस क्यू 16 क्यू, कोई बुराई? चलो वापस ट्रैक पे आते हैं। अब सुनो, क्या सवाल कर सकते हैं अपन? थोड़ा सा ट्विस्ट लाते हैं। ये माइनस नहीं है और दूरी है L। अब तीसरा चार्ज कहाँ रखूं? एक आंसर, दो आंसर, तीन आंसर, अनंत। अब एक प्लस है और एक माइनस है। एक प्लस है और एक, बोलो। क्यू का चार्ज से कोई फर्क नहीं पड़ेगा, प्लस क्यू मान लो। पहला सवाल, कितनी जगह पॉसिबल है ऐसी? चलो देखो, कितनी जगह पॉसिबल है जहां पे थर्ड चार्ज प्लस क्यू इक्विलिब्रियम में आ सकता है? एक, दो, एक, दो, एक या दो में से आंसर है। अच्छा कितने लोग बोलते हैं एक?
2, 3 वाले हैं ही नहीं। हाँ सुने, क्या प्लस क्यू बीच में रखे तो पॉसिबल है? प्लस क्यू बीच में रखोगे तो दोनों तरफ की ऐसे एक ही तरफ आएगा, जो कि पॉसिबल अरे नहीं आया। कोई बुराई? इधर देख, यहाँ प्लस क्यू रखो तो इसकी वजह से इधर, इसकी वजह से इधर, क्या पॉसिबल है? नहीं। अब सुन, कारण बताता हूं क्यों नहीं। इसकी वजह से फोर्स इधर लगा जिसका मैग्नीट्यूड है k क्यू 16q/x², और इसकी वजह से फोर्स लगा वो इधर है, उसका मैग्नीट्यूड है k/L+x²। मैं मान रहा हूं कि दोनों अपोजिट हैं, पर ये बराबर कभी नहीं हो सकते भाई साहब। इसका न्यूमरेटर बड़ा है और डिनोमिनेटर, ये क्वांटिटी पक्का इससे बड़ी है। अरे यार अगर आपका तीसरा चार्ज बड़े वाले के पास है तो उसका मैग्नीट्यूड भी ज़्यादा हो गया और पास भी है, तो क्या फोर्स बहुत बढ़ गया? तुम्हें दूर दूर तक समझ आया नहीं आया? तो जो दो आंसर दे रहे थे उनको मैं बता दूं कि ये आंसर लगता है पर ये आंसर होता नहीं है। आप अगर इसे ढंग से सॉल्व भी करोगे तो यू विल गेट एक्स इमेजिनरी या नेगेटिव। नेगेटिव आने का मतलब वो आंसर सही नहीं है, इसलिए आंसर ही नहीं पॉसिबल। क्यों नहीं पॉसिबल है बोलो? क्लियर है? नॉट पॉसिबल। क्या इधर पॉसिबल है? हाँ, एक्स दूरी पे। इसकी वजह से फोर्स इधर, उसकी वजह से फोर्स इधर, दोनों फोर्स लिखो। k/Q/x² = k16q/L+x²। k/Q ने k/Q को नहीं आया, k/Q ने k/Q को मार दिया। क्या L+x = 4x? क्या x की वैल्यू L/3? x की वैल्यू, अरे सही कर रहा हूँ ना? अरे हाँ ना तो बोल। अब मेरी बात ध्यान सुन, क्या समझने वाली बात है। अगर दो चार्जेस सेम नेचर के हों, अगर दो चार्जेस तो क्या इक्विलिब्रियम बीच में आएगा? पर अगर दो चार्जेस अपोजिट नेचर के हों तो साइड में आएगा छोटे वाले के पास। अरे नहीं आया तो साइड में आएगा, मुझे लगा नहीं तुम्हें आया। जैसे अगर मैं आपसे सवाल पूछ लेता कि ये है -9q और ये है q और ये दूरी l, क्या तू आंसर निकाल सकता था? मुझे लगा नहीं तुम्हें आया। आंसर किधर आता? क्या राइट लेफ्ट बीच में? राइट लेफ्ट बीच में। क्या सीखे हम कि इक्विलिब्रियम तीसरे चार्ज का तब होता है अगर दोनों की नेचर सेम हो तो, और अगर अपोजिट हो तो छोटे वाले के पास। किसके पास? तुम्हें दूर दूर तक कुछ भी समझ आया कि नहीं आया? उतार लो और ये वाला सवाल भी सॉल्व कर दो ताकि मुझे कॉन्फिडेंस आ जाए, फिर मैं इससे और अच्छा कराऊंगा। ये सबका आ गया क्या? ये सबका आना चाहिए भाई। यहाँ से x दूरी पे ले लो, इधर की तरफ होगा k/Q/x² = k9q/L+x²। x की वैल्यू आई L/2। तुमसे दूर दूर तक हुआ कि नहीं हुआ? पक्की बात? चलो भाई आओ, एक और जामफल, अब थोड़ा और अच्छा। इधर देख, फिर तो क्या समझ आया सबको? क्या सीखे फिर से एक बार? सेम नेचर तो, अपोजिट नेचर तो, क्या पिक्चर क्लियर है? सवाल कुछ भी बना सकते हैं, कोई बुराई? थोड़ा और अच्छा करते हैं। हमें क्या बोला कि ये है -q, ये है 9q और ये l, और ये बोला कि ये दोनों फ्री हैं। ये दोनों फिक्स्ड नहीं है, फ्री हैं। तो पूछा फाइंड पोजीशन, मैग्नीट्यूड and nature of third charge, and nature of third charge, so that, and the nature of third charge so that
ऑल द थ्री आर इन इक्विलिब्रियम। फाइंड पोजीशन मैग्नीट्यूड। बता, सवाल समझें, एक तीसरा चार्ज कहाँ रखूं, उसका क्या मैग्नीट्यूड हो और उसकी क्या नेचर हो कि तीनों इक्विलिब्रियम में हो। तीनों कौन? ये दोनों और तीसरा वो। अरे यार, करो ट्राई। चलाओ। हैं? अच्छा, पहले क्या बताओ, तीसरे चार्ज मतलब ऐसा तीसरा चार्ज होना चाहिए कि तीनों इक्विलिब्रियम में आ जाए, तो तीसरा तो इक्विलिब्रियम में होना चाहिए। इतनी देर से हम किसके इक्विलिब्रियम निकाल रहे थे? तीसरे का। तो तीसरा इक्विलिब्रियम कब होगा? जब बीच में, साइड में, छोटा वाला बड़ा वाला? अरे यही तो सवाल है यार। पोजीशन निकालोगे क्या L/2 आएगी? अरे यार, यही तो रेशो ही देखो ना यार। तुम्हें यार नहीं आया? नहीं, मैं पूरा निकाल देता हूँ, तुम लोग वहाँ सन्नाटे में हो। के क्यू बाई एक्स स्क्वायर के 9q बाई L प्लस एक्स का होल स्क्वायर, एक्स की वैल्यू L/2। देखो मिरर इमेज, कलर चेंज हो गया। देखो इधर देख, अंबर मत देख लगे मिरर कहाँ है सर, ये इधर होना चाहिए। यस सर। इधर सुनो, क्या तीसरा चार्ज कहाँ रखेंगे? ये निकल आया। अब रख तो दिया है, पर प्लस की ये तो इक्विलिब्रियम में आ गया, पर ये ऐसा होना चाहिए कि ये भी इक्विलिब्रियम में हो। और पहले नेचर पे बात करते हैं। नेचर का मतलब उसका स्वभाव नहीं, प्लस मान लो वो है, ये प्लस है तो ये क्या है? तो इस पे फोर्स किधर लगेगा? इधर। अगर ये प्लस क्यू लेता हूं, अरे यार, अगर ये प्लस गुजरी तक कितना पर प्लस लेता हूं, तो क्या इसकी वजह से फोर्स इस पे इधर और इसकी वजह से इस पे क्या बैलेंसिंग हो सकती है? इसका मतलब प्लस है। सोच, अगर तू माइनस क्यू ले तो इस माइनस क्यू की वजह से इस पे इधर, और क्या इसकी वजह से भी इधर, मतलब ये पॉसिबल नहीं है, प्लस पॉसिबल है। तो नेचर भी पता पड़ गई प्लस। अरे यार हाँ ना बोल, क्या पता पड़ गई? एक इलस्ट्रेशन कराऊंगा, एक टाइप का, दूसरा नहीं कराऊंगा, ध्यान समझ लो। इसलिए मुझे लगा नहीं तुम्हें आया। अब सुन, अब बात आई मैग्नीट्यूड की। क्या इस पे नेट फोर्स 0 होना चाहिए? ये अगर प्लस क्यू है तो इसकी वजह से जो इसका मैग्नीट्यूड है वो है KQ बाई L/2 का होल स्क्वायर, और इसकी वजह से जो इसमें फोर्स है वो है KQ 9q बाई L स्क्वायर। KQ ने KQ को, L स्क्वायर ने L स्क्वायर को, ध्यान से देख, Q की वैल्यू निकल के आई 9q बाई 4, 9q बाई 4। So this is the magnitude, nature is plus and position is L/2। बोल yes or no? Yes sir। सोच, अगर ऐसा है तो ये भी इक्विलिब्रियम में है, और क्या ये पहले से इक्विलिब्रियम में था? yes, बच्चे ने बोला सर ये दोनों तो इक्विलिब्रियम में आ गए, आंसर भी आ गया, पर क्या गारंटी है कि ये इक्विलिब्रियम में है? गारंटी है कि ये इक्विलिब्रियम में है। क्यों? सुने, इसको देखने की जरूरत। अगर दो इक्विलिब्रियम में आ गए तो तीसरा अपने आप आ जाएगा। क्यों? ध्यान से सुने, क्या इस पूरे तीनों के सिस्टम पर नेट फोर्स 0 है? yes, बेकार रेस्पॉन्स। yes, क्या इन तीनों के नेट सिस्टम पे नेट फोर्स 0 है? yes, क्योंकि इट इज एक्शन रिएक्शन पेयर, इट इज अगर इन तीनों पे कुल मिला के नेट फोर्स 0 है और इन दोनों पे अलग अलग 0 है, तो क्या इस पे 0 होना जरूरी है? yes, अरे नहीं आया। आया कि नहीं आया? इसलिए 2 पर अगर इक्विलिब्रियम प्रूव कर लोगे तो तीसरे को लाने की जरूरत नहीं है। ऐसा इलस्ट्रेशन एक और या कंसेप्ट डिलीवर्ड है? पक्की बात? yes,
सोच लो, हाँ ना बोल, उतारो। अब थोड़ी सी अपन एंट्री करते हैं स्टेबल अनस्टेबल इक्विलिब्रियम में, इसी में हल्का सा। तुम्हें याद करो 3 टाइप के इक्विलिब्रियम पढ़ाए गए थे जब जब बर्बा एनर्जी पढ़ाया गया था, स्टेबल, अनस्टेबल और न्यूट्रल। कोई बहुत ज़्यादा खास बात नहीं, सिंपल समझे। स्टेबल इक्विलिब्रियम वो होता है कि अगर उसे मीन पोजीशन से हिलाओ तो क्या वापस वहीं आता है, तो वो स्टेबल इक्विलिब्रियम कहलाता है। और स्टेबल इक्विलिब्रियम का एग्जाम्पल ही SHM है। क्या है? SHM इक्वल्स टू F इक्वल्स टू माइनस KX, F इक्वल्स टू टाइम पीरियड इज 2 पाई अंडर रूट m बाई k। तो इट इज अ बेसिकली एग्जांपल ऑफ स्टेबल इक्विलिब्रियम। खैर मैं आपसे पहले सिंपल सी बात करता हूं कि मान लीजिए कि 2 पार्टिकल हैं Q, बोलो ये फिक्स्ड है दोनों, कोई बुराई वाली बात नहीं। अगर मैं इन तीनों के मतलब अगर दोनों बराबर हैं तो बताओ तीसरा चार्ज कहाँ रखूंगी इक्विलिब्रियम में आ जाए? क्या एग्जैक्टली बीच में? एग्जैक्टली मैंने रख भी दिया साहब चार्ज Q, मास M। बोलो क्लियर? बिल्कुल मस्त सेंटर पे रख दिया, बढ़िया शानदार एकदम L/2 पे। बोलो क्लियर? हमने क्या करा कि इस पार्टिकल को अलोंग द एक्सिस थोड़ा सा हिलाया, अलोंग द एक्सिस थोड़ा सा हिलाया, मतलब ऐसे और छोड़ दिया। तो कैसा इक्विलिब्रियम? स्टेबल अनस्टेबल? कैसा है? स्टेबल अनस्टेबल? स्टेबल अनस्टेबल? कितने लोग बोलते हैं स्टेबल? कितने लोग बोलते हैं अनस्टेबल? स्टेबल। यहां से यहां हिलाओ, इसके द्वारा फोर्स क्या राइट है? घटा बढ़ा, घटा बढ़ा। इसके द्वारा फोर्स, इसके द्वारा फोर्स क्या नेट इधर ही बचा? क्या वापस वहीं आए? तो स्टेबल अनस्टेबल? सिंपल। अलोंग द एक्सिस स्टेबल, अलोंग द एक्सिस। बता लेना, पहले सुन ले, यही सवाल। प्लस क्यू बीच में Q, पर अब हमने हिलाया परपेंडिकुलर टू द एक्सिस, मतलब ऐसे। वही सवाल है, पर हिलाने का तरीका अलग है। अब बोल, स्टेबल अनस्टेबल? स्टेबल अनस्टेबल? यहां से यहां ले गए, क्या इसकी वजह से फोर्स इधर, इसकी वजह से फोर्स इधर, नेट ऊपर, नेट। क्या ये अनस्टेबल है कि स्टेबल है? अनस्टेबल की स्टेबल? क्या बात कर रहे हो? ओहो, एक और सवाल कर दो ताकि मुझे समझ आ जाए कि तुम्हें समझ आ गया है। अजगुमा उसके मेरे एक से वो कहा जा रहा along the axis। स्टेबल अनस्टेबल? स्टेबल अनस्टेबल? कितने लोग बोलते हैं स्टेबल? कितने लोग बोलते हैं अनस्टेबल? अबे गधेड़े हो क्या, अनस्टेबल है साले। इसको इधर ले गए तो इसका फोर्स घटा बढ़ा, इसका तो किधर भागा? तो दूर भागा, पास भागा, तो अनस्टेबल हुआ, स्टेबल हुआ? चौकी हो क्या? इसमें भी 2 इलस्ट्रेशन और करा दूं। ना पहले से
स्टेबल अनस्टेबल, स्टेबल अनस्टेबल, स्टेबल अनस्टेबल। हाँ, अगर ये प्लस होता तो क्या स्टेबल होता? तो क्या होता? क्या स्टेबल अनस्टेबल देखना आया है? हाँ ना बोल। उधर फिर अच्छा सवाल कराता हूँ। हाँ, चलो इस पे 2 इलस्ट्रेशन है, ऐसे के नेक्स्ट टाइम कराता हूँ। अगले टाइम डिस्कशन करेंगे भाई।